ज्योग्राफी क्लास 22 भूकंप के कारण। तो भूकंप के दो कारण हैं, एक है प्राकृतिक अथवा भौतिक कारक और दूसरा है मानव जनित कारक। तो प्राकृतिक अथवा भौतिक कारक में कौन कौन से कारण हैं, चलिए हम देखते हैं। प्राकृतिक अथवा भौतिक कारक में पहला कारक है भूपटल का संकुचन सिद्धांत, भूपटल का संकुचन सिद्धांत। दूसरा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। तीसरा कारण है अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। चौथा कारण है ज्वालामुखीता, चौथा कारण है ज्वालामुखीता। पांचवा कारण है भूपटल के संकुचन अथवा भूसंतुलन अथवा समस्थितिकी समायोजन, भूपटल के संकुचन अथवा भूसंतुलन अथवा समस्थितिकी समायोजन। और छठवां कारण है वलन एवं भ्रंशन। सातवां कारण है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। और आठवां कारण है प्लेट विवर्तनिकी एवं भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी एवं भूकंप। तो प्राकृतिक अथवा भौतिक कारक में 8 कारक हैं, जिसमें से पहला है भूपटल का संकुचन सिद्धांत, दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, तीसरा है अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, चौथा है ज्वालामुखीता, पांचवा है भूपटल के संकुचन अथवा भूसंतुलन अथवा समस्थितिकी समायोजन, छठवां है वलन एवं भ्रंशन, सातवां है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत और आठवां है प्लेट विवर्तनिकी एवं भूकंप। तो चलिए हम पहला कारण देखते हैं, जो कि है भूपटल का संकुचन सिद्धांत। तो भूपटल के संकुचन सिद्धांत में देखें तो पृथ्वी जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो थी वो आंशिक रूप से ध्रुव अवस्था में थी। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आंशिक रूप से ध्रुव अवस्था में थी। तो फिर धीरे धीरे इसमें विभेदन हुआ। विभेदन में क्या हुआ, अधिक घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो नीचे और उससे कम वाले उससे ऊपर और सबसे कम वाले सबसे ऊपर रह गए। तो इस प्रकार जो सबसे ऊपर यानी क्रस्ट का जो भाग है वहाँ पे फिर वायुमंडल से आदान प्रदान, टेम्परेचर का आदान प्रदान जल्दी होगा। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो संकुचन होगा, संकुचन जब होगा तो ऊर्जा विमुक्त होगी और जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो भूकंप आएगा। ठीक है, तो भूकंप आएगा। तो वर्तमान में यह कारक यानी भूकंप का संकुचन सिद्धांत उत्तरदायी नहीं है, वर्तमान में यह कारक उत्तरदायी नहीं है। दूसरा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। हमें पता है कि क्रस्ट के नीचे दुर्बल मंडल है जो कि सुघट्ट अवस्था में है, और हमें यह भी पता है कि पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, जिससे क्या होता है, जिससे ठोस स्थल मंडलीय खंड सुघट्ट दुर्बल मंडल के ऊपर संचरण करते हैं, जिससे ठोस स्थल मंडलीय खंड सुघट्ट दुर्बल मंडल के ऊपर संचरण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे घर्षण होता है, जिससे घर्षण होता है और घर्षण से ऊर्जा विमुक्त होता है और ऊर्जा विमुक्त होने से भूकंप आता है। तीसरा कारण अगर हम देखें तो तीसरा कारण है अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। इसमें क्या है, इसमें है कि अभियांत्रिक भाग में यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर गैसें हैं वो क्रस्ट के निचले भाग से टकराती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान वो क्रस्ट के निचले भाग से टकराती हैं, जिससे सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, जिससे सतह पर कंपन उत्पन्न होता है और वही भूकंप कहलाता है। ठीक। चौथा कारण था ज्वालामुखीता, जो कि हमने देख लिया है कि ज्वालामुखीता से भूकंप कैसे आते हैं। और पांचवा कारण है भूपटल के संकुचन या भूसंतुलन या समस्थितिकी समायोजन। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी 2 प्लेटों से मिलकर बनी है, एक महाद्वीप एक महासागर। महाद्वीप पे पर्वत, पठार और मैदान हैं, जबकि जो महासागर है वो सुस्थैतिक है, सुस्थैतिक है। से जो भारत है
भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के दाएं तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे हिंद महासागर और बाएं तरफ एशियन यानी एशियन सागर है, कुछ ऐसे है। तो जब इसका जो है जैसे कोई प्लेट है, जब उसका अनच्छादन होगा तो फिर अनच्छादन के दौरान जो अवसाद होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो फिर जहाँ महासागर है तो महासागर के किनारों पे उनका अवसादीकरण होगा। तो जब अवसादीकरण होगा तो फिर वो उनके दबाव में वृद्धि होगी महासागरों के। तो महासागरों के जब दबाव में वृद्धि होगी तो फिर वो खिसकेंगे बाएं तरफ या जिधर भी दाहिने बाएं खिसकेंगे। जब खिसकेंगे तो दबाव में फिर कमी आएगी उनके, और फिर उनके समस्थितिकी समायोजन हेतु चट्टानों का स्थानांतरण होगा। फिर समस्थितिकी समायोजन हेतु चट्टानों का स्थानांतरण होगा, जिससे ऊर्जा विमुक्त होगी, और ऊर्जा विमुक्त होने से भूकंप आएगा। और भूकंप जो होगा वो संतुलन मूलक भूकंप होगा। संतुलन मूलक भूकंप होगा। क्या होगा, जैसे कोई पर्वत है उसका अनच्छादन हुआ तो उसके जो अवसाद हैं वो नीचे आएंगे और वो महासागरों में जाएंगे, मतलब नीचे आएंगे और महासागरों की तरफ जाएंगे। तो महासागरों के किनारों पर उनका अवसादीकरण होगा। जब अवसादीकरण होगा तो जो महासागरीय प्लेट है उसमें दबाव में वृद्धि होगी। जहाँ उसका अवसादीकरण होगा फिर वहाँ पे उसके घनत्व में मतलब वृद्धि हो जाएगी। फिर वो खिसकेगा, मतलब जगह बनाएगा वहाँ पे। तो जब जगह बनाएगा तो वो खिसकेगा फिर बाएं या दाएं तरफ जहाँ पे जगह होगा। तो जब वो बाएं तरफ जिधर खिसकेगा तो वो उसके आगे खिसकेगा, वो उसके आगे। तो फिर धीरे धीरे दबाव में कमी आएगी जिधर खिसकेगा, और जब खिसक रहे होगा तो समस्थितिकी समायोजन हेतु चट्टानों का स्थानांतरण होगा, जिससे ऊर्जा विमुक्त होगी और भूकंप आएगा। और ये जो भूकंप आएगा ना वो संतुलन मूलक भूकंप होगा। ठीक। छठवां कारण है वलन एवं भ्रंशन। वलन एवं भ्रंशन। तो वलन में क्या होता है, संपीड़नात्मक बल लगता है, यानी दो प्लेटें आमने सामने विपरीत दिशाओं में टकराती हैं तो वलन होता है, यानी संपीड़नात्मक बल लगता है। और भ्रंशन में क्या होता है, तनाव मूलक बल लगता है, मतलब एक ही प्लेट बीच में चटकन, दरार और भ्रंश के माध्यम से अलग अलग हो जाती हैं विपरीत दिशाओं में। तो वलन एवं भ्रंशन से कैसे भूकंप आता है, यानी वलन से संपीड़नात्मक बल और भ्रंशन से तनाव मूलक बल के कारण ऊर्जा विमुक्त होती है, और ऊर्जा विमुक्त होने से भूकंप आता है। उसके बाद सातवां कारण है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को किसने दिया, इसे दिया यूएसए के एक वैज्ञानिक थे एच.एफ. रीड। यूएसए के वैज्ञानिक एच.एफ. रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि एक जैसे कोई चट्टान है ना, तो उसके नीचे से अगर एक किनारे से बल लगता है ऊपर की तरफ, और चट्टान के ऊपर से बल लगता है एक किनारे से नीचे की तरफ, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो नीचे वाला, जिधर से नीचे से ऊपर की तरफ बल लगेगा वो भाग ऊपर उठने लगेगा, और जो ऊपर वाला, ऊपर से जब नीचे की तरफ बल लगेगा जिस किनारे से, वो नीचे चला जाएगा। जिससे एक सीमा के भीतर ऐसा होगा, एक समय ऐसे आएगा जब वो अपने प्रत्यास्थ सीमा को पार कर जाएगी, और प्रत्यास्थ सीमा को पार करने के बाद चट्टान जो है वो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो उससे ऊर्जा विमुक्त होगा, और ऊर्जा विमुक्त होने से भूकंप आएगा। और आठवां कारण था प्लेट विवर्तनिकी एवं भूकंप। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप के कारणों को सर्वाधिक वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करने में सक्षम है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप के कारणों को सर्वाधिक वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करने में सक्षम है। विदित है कि विश्व भर में सर्वाधिक भूकंप समानांतर प्लेटों के सहारे आते हैं। जहां समानांतर प्लेटों के सहारे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। अब हम देखते हैं तुर्की भूकंप। कौन सा देखते हैं, अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, तुर्की भूकंप। वर्ष 2023 में तुर्की में अनातोलिया विवर्तनिकी ब्लॉक नामक एक भ्रंश रेखा पर, वर्ष 2023 में तुर्की में अनातोलिया विवर्तनिकी ब्लॉक नामक एक भ्रंश रेखा पर 7.8 में
तीव्रता का 7.8 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। ये भूकंप छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप थे और स्ट्राइस्लिप भ्रंश के सहारे आए थे तुर्की, सीरिया और जॉर्डन से मिलकर बना। पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में तुर्की, सीरिया और जॉर्डन से मिलकर बना पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में एक ऐसा भाग है जो अनातोलियन प्लेट पर अवस्थित है, जिसके उत्तर में नॉर्थ अनातोलियन फाल्ट और दक्षिण में ईस्ट अनातोलियन अवस्थित है, जहां नॉर्थ अनातोलियन फाल्ट यूरेशियन और अनातोलियन का मिलन बिंदु है, जो कि एक विनाशकारी क्षेत्र है। एक अनुमान के अनुसार तुर्की का लगभग 95% भूभाग भूकंप संभावित क्षेत्र है। एक अनुमान के अनुसार तुर्की का लगभग 95% भूभाग भूकंप संभावित क्षेत्र है, जबकि देश का लगभग 1/3 हिस्सा उच्च जोखिम की अवस्था में है, जिसमें इस्तांबुल यानी यूरोप का प्रवेश द्वार और इजमिर जैसे प्रमुख शहरों के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, जबकि देश का लगभग 1/3 हिस्सा उच्च जोखिम की अवस्था में है, जिसमें इस्तांबुल और इजमिर जैसे प्रमुख शहरों के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है। अब देखते हैं भूकंप झुंड, अर्थक्वेक स्वार्म। जब किसी स्थान पर छोटे छोटे भूकंपों का एक क्रम होता है तो उसे भूकंप झुंड कहते हैं। इसमें पहचानने योग्य कोई मुख्य झटका नहीं होता। ये आमतौर पर अल्पकालिक होते हैं, किंतु कभी कभी दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी जारी रह सकते हैं। ये अक्सर एक ही स्थान पर पुनः प्रकट होते हैं। विदित है कि भूकंप झुंड ज्वालामुखी क्षेत्रों हाइड्रोथर्मल सिस्टम व अन्य सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। भारत में 11 नवंबर 2018 से महाराष्ट्र के दहानू क्षेत्र में भूकंप झुंड देखा गया। भारत में 11 नवंबर 2018 से महाराष्ट्र के दहानू क्षेत्र में भूकंप झुंड देखा गया, जहां प्रतिदिन 10 से 12 भूकंप महसूस किए गए और यह कई दिनों तक चला। फ्रांस के उबाय घाटी क्षेत्र में भी भूकंप झुंड देखे गए। फिलीपींस के बटांगस प्रांत में अप्रैल 2017 की शुरुआत से अगस्त 2017 के मध्य तक भूकंप झुंड देखे गए। फिलीपींस के बटांगस प्रांत में अप्रैल 2017 की शुरुआत से अगस्त 2017 के मध्य तक भूकंप झुंड देखे गए। इसी प्रकार विश्व के कई क्षेत्रों में भूकंप झुंड का प्रभाव देखा जा सकता है। वास्तव में ये धीमी गति वाला भूकंप है, जिसका प्रभाव अत्यंत कम होता है। इसीलिए ये क्षेत्र अधिक जोखिम वाले क्षेत्र नहीं होते। कई बार इनकी उत्पत्ति आफ्टर शॉक के बाद भी देखी जाती है।
आफ्टर शॉक के बाद भी देखी जाती है। नोट, नोट में है परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। परिमाण पैमाने को रिक्टर पैमाने के रूप में मापा जाता है। परिमाण पैमाने को रिक्टर पैमाने के रूप में मापा जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा से संबंधित है, जबकि तीव्रता का संबंध अलग अलग क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से है। जबकि तीव्रता का संबंध अलग अलग क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से है। मॉडिफाइड मर्केली स्केल, मॉडिफाइड मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता का मापन करती है। मॉडिफाइड मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता का मापन करती है। वहीं रिक्टर स्केल परिमाण का मापन करती है। वहीं रिक्टर स्केल परिमाण का मापन करती है। तीव्रता, तीव्रता लोगों, भवनों और प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में मापा जाता है। तीव्रता लोगों, भवनों और प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में मापा जाता है, जबकि परिमाण भूकंप के मापन में प्रयुक्त तकनीकों की सहायता से मापा जाता है। जबकि परिमाण भूकंप के मापन में प्रयुक्त तकनीकों की सहायता से मापा जाता है। तीव्रता लोगों, भवनों और प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में मापा जाता है, जबकि परिमाण भूकंप के मापन में प्रयुक्त तकनीकों की सहायता से मापा जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 22 यहीं पे समाप्त होता है।